वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 11। जिनी ने जीनू को बताया कि ये वाली रेड फेल हो गई है और वहीं पर यूजिन गिल्ड के चेयरमैन मतलब जिनी के पापा सो रहे थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला था कि अगर वो 24 घंटे बाद भी सोकर ना उठे तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, लेकिन वो 24 घंटे होने से पहले ही उठ गए थे। और तभी उनके असिस्टेंट ने बताया कि इटर्नल स्लंबर वाली बीमारी से बस एक ही पेशेंट जाग पाया है और वो हंटर संग जिनू की माँ है। तभी वो बताता है कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है जो कि उनकी बेटी जिन ही थी, जिसके बारे में सू ने जिनी को बताया भी था। और शिंजुकू में वो पापा बीस्ट यूरी को पकड़कर खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। ये देखकर आर्मी वाले उस पर अपने टैंक और हेलीकॉप्टर से बमबारी कर देते हैं, लेकिन इन सब से पापा बीस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जापान के एस रैंक हंटर सामने आते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं। कनाई एक पागल बीस्ट की आंखें फोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो पागल बीस्ट कनाई को नीचे पटक कर मारता है। कनाई नोटिस करती है कि वो बहुत ताकतवर है और काफी तेज भी है। और टीवी पर शिंजुकू के हालात देखते हुए जिनू को लगता है कि अगर जल्दी ही इन बीस्ट को नहीं रोका गया तो ये पूरे एशिया के लिए खतरा बन जाएंगे, बिल्कुल जेजू आइलैंड की तरह। जिनू वहां जाने की सोच ही रहा था कि जिना आकर उसको रोक देती है और कहती है कि जिनू को वहां पर नहीं जाना चाहिए। जिना को उदास देखकर जिनू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि पिछले किए काम की वजह से वो काफी थक चुका है, इसलिए उसने एक लंबे ब्रेक पर जाने का प्लान बनाया है। इसके बाद जिनू वहां से निकल आता है और पार्क में बैठ जाता है और उसने बेरू को बुलाकर पूछा कि जिना का रूटीन क्या है। तो बेरू ने बताया कि वो ज्यादा सोती नहीं है और सहमी सहमी रहती है। जिनू सोचता है कि जिना को स्कूल इंसिडेंट का गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए ही तो वो पिछले 4 सालों में पहली बार किसी रेड में जाने से उसको रोक रही थी। रास्ते पर चलता जिनू समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, पर तभी जिनी के पापा वहां आते हैं और जिनू को अपने ऑफिस ले जाते हैं। और जिनू के पूछने पर उन्होंने एक चेक जिनू की तरफ सरकाते हुए कहा कि वो जिनू को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो ये चाहता है कि यहाँ उनके बीच होने वाली बातें बाहर ना जाएं, जिस पर जिनू मान जाता है और उसका असली मकसद पूछता है। तो मिस्टर यू ने बताया कि बहुत सी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला है कि जो इटर्नल स्लंबर नाम की बीमारी उसकी माँ को हुई थी वो ही खुद उसको भी हो गई है, और वो चाहता है कि अगर इसका कोई इलाज हो सकता है तो जिनू उनकी मदद करे, जिसके लिए मिस्टर यू उसका हमेशा आभारी रहेगा। ये सुनकर जिनू गहरी सोच में डूब जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पहले जिना और अब जिनी के पापा। सीन कट होता है और हमें शिंजुकू में ले जाया जाता है, जहां पर अभी भी तबाही का मंजर है और बड़े बड़े बीस्ट सब कुछ खत्म करने को बेताब हैं। वो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, गाड़ी फोड़ रहे हैं और तो और इंसानों को भी खा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे एक रिपोर्टर और एक ऑफिसर को लगता है कि वो जब तक ऊंचाई पर हैं तब तक सेफ हैं, लेकिन उन्हें एक बीस्ट की हरकत समझ नहीं आ रही है जो गेट के सामने बिल्डिंग पर बैठा हुआ है। अब वो कब्जा कर रहा है या रखवाली उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना जरूर मालूम है कि गेट खुले हुए 2 दिन हो गए हैं और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो बर्बादी होना तय है, क्योंकि वो गेट से निकले 31 बीस्ट में से सिर्फ 2 को ही टपका पाए हैं और अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो समझो खेल खत्म। और वहीं आजिन गिल्ड में जब जिनू जिनी को बताता है कि वो जापान वाली रेड में जाएगा तो जिनी गुस्सा हो जाता है और शिकायत करने लगता है कि अभी तक जितनी रेड हुई हैं उनमें एक बात कॉमन नहीं है कि जिनू वहां पर अकेले चला गया और उसको वहीं पर छोड़ दिया, जिससे अब न्यूज़पेपर में सिर्फ जिनू की फोटो आती है, उसकी नहीं, जबकि वो उन फोटो को दिखाकर लोगों के सामने डींगे मारा करता था कि वो जिनू के काफी करीब है, लेकिन जिनू ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए अब जितनी रेड होंगी जिनी उसके साथ जाएगा, जिस पर जिनू ने बताया कि वहां पर बहुत खतरा है और ये जिनी के लिए काफी जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन जिनी को इस बात की घंटा भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसे जिनू पर पक्का यकीन है कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर जिनू एक स्माइल करता है और वहां से जाने लगता है और जिनी से कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और जिनी ने उसे सच मान लिया, वो कहीं नहीं जा रहा है।
और आज के लिए जिनी ने बहुत काम कर लिया है, इसलिए उसको घर जाना चाहिए। जिनू की बातों से जिनी थोड़ा मायूस हो जाता है। रास्ते में जिनू को लगता है कि आर्किटेक्ट उसी के लेवल का था, जबकि जिनू एक एस रैंक से भी आगे निकल चुका है और हो सकता है कि उसके जैसे अभी और भी क्रिएचर बचे हों। ये सब सोचते हुए जिनू घर चला जाता है तो माँ उसके लिए खाना लगा देती है। वो जिनू फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसने मिस्टर यू को मदद के लिए इनकार कर दिया था। उसने कहा कि अगर वो इस बीमारी का ट्रीटमेंट जानता होता तो अभी तक उसने लोगों को क्यों नहीं बताया होता। इतना कहकर जिनू वहां से निकल पड़ता है और लिफ्ट में सोचने लगता है कि उसने जानबूझकर सच नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कैसे इंसान हैं। हो सकता है कि वो बीमारी का नाटक कर रहे हों और खुद उसके लिए ही मुसीबत बन जाए, जबकि उसके पास होली वाटर ऑफ लाइफ की बस 3 ही शीशी बची हुई हैं। जिनू अपनी माँ को कहता है कि उसे जरूरी काम है, इसलिए वो अभी ही निकलेगा, जिस पर माँ कहती है कि उसके पापा भी उसी के जैसे थे, बीच खाने से उठकर आग बुझाने चले जाते थे। माँ ने कहा कि वो डिनर के बाद उसकी पैकिंग करवा देगी। जिनू को लगता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर होने के लिए फाइट में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो एक बार जिना से मिलने जाता है, जो कंबल ओढ़े सोने का नाटक कर रही थी। जिनू उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अभी तक हुई लड़ाई के एक्सपीरियंस में उसकी जान जाते जाते बची है, लेकिन हर बार वो जिंदा बचकर आ गया और जब भी जिनू घर आता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। इसलिए जिनू वादा करता है कि वो इस बार भी जिंदा लौटकर घर वापस आएगा और वो जिना का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसने पिछले 4 सालों में उसे रेड पर जाने से नहीं रोका। उसकी बातें सुनकर जिना रोने लगती है और कहती है कि उसने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि जिनू उसकी सुनता ही कहाँ है। जिस पर जिनू ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी रहेगा जिना की रक्षा करने के लिए तुरंत ही लौट आएगा। इसके बाद चेयरमैन गो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें जिनू भी शामिल था और स्पीच देने के बाद गो जिनू को रेड के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं, जबकि रेड में साथ देने के लिए जिनी भी आया था। जिनी अपने कंधे पर भारी भरकम सामान उठाए हुए था और वो पूरी तैयारी करके निकल पड़ते हैं जापान के लिए। और वहीं शिंजुकू में आर्मी द्वारा लोगों को रेस्क्यू करने का काम चालू है, लेकिन जगह ज्यादा ना होने से एक ओल्ड कपल वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है। उनका प्यार देखकर एक सोल्जर भी वहीं रुकने का फैसला करता है, क्योंकि एक आर्मी सोल्जर होने के नाते वो मुसीबत में पड़े लोगों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। पर तभी वो देखते हैं कि पापा बीस्ट अपने दोस्तों के साथ उनकी दावत उड़ाने आ गया है, तो आर्मी उन पर फायर करने लगती है और वो बीस्ट वहाँ खड़े सोल्जर को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी एक शैडो आकर उसको बढ़िया पंच मारकर नीचे गिराती है। ये जीमा था जो अपने बड़े से रूप में उन लोगों के सामने खड़ा था। वो समझे नहीं कि ये क्या बला है, तो वहाँ जिनू आकर कहता है कि उन्हें वहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत है। और तभी ऊपर से गिरते हुए पत्थर से वो बूढ़ा कपल टपकने ही वाला था कि जिनी आकर अपनी शील्ड से उनको बचा लेता है। जिनी वहाँ पर डटकर लोगों की मदद करने की बात बोलता है और जिनू अपने डैगर को निकाल लेता है, जबकि जीमा अपने दोनों हथियारों से बीस्ट को नानी याद दिला रहा था और लगातार उनको डिफीट किए जा रहा था। तभी जिनू तेजी से जीमा के ऊपर से भागता हुआ लंबी छलांग मारता है और सामने खड़े बीस्ट को बीच में से काट डालता है। और दूसरी ओर यूएसए के मैरीलैंड में एक बिल्डिंग में बैठे हंटर खाना खाते हुए बात कर रहे हैं कि जिनू जापान की रेड में गया है तो वो पक्का मरेगा, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उसने 2-4 कमजोर चींटियों को क्या मार दिया, अपने आप को बड़ा सूरमा समझने लगा है। वो हंटर जो ये बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो मिस सेलेनर से पावर अप करवा के खुद को शाना समझते हैं। वो हंटर्स आपस में शर्त लगाते हैं कि जिनू वहाँ पर मारा जाएगा और उनके पीछे बैठा थॉमस आंद्रे उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो उसने कहा कि वो शर्त में अपनी स्क्वेंजर गिल्ड को लगाएगा और लिखकर भी दे सकता है कि जिनू जिंदा बचकर बाहर आएगा। इसलिए उनको उसकी फिक्र छोड़कर अपने यहाँ पर खुले गेट के बारे में सोचना चाहिए।
थॉमस आंद्रे की बात सुनकर वो हंटर गुस्से में चिढ़ जाते हैं। आंद्रे ने कहा कि जापान में वो रेड देखने लायक है, लेकिन जब कल डंजन ब्रेक होगा तो यहाँ भी मामला काफी गर्म होगा। और वहीं शिंजुकू की फाइट में कई सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं और रिपोर्टर सबको जानकारी दे रहा है कि जिनू के सिपाही जाइंट बीस्ट को भारी पड़ रहे हैं। असल में जिनू ने उन बीस्ट पर अपनी भूखी एंट को छोड़ दिया है जो उनको कच्चा ही खाई जा रही है। तभी एक छोटी लड़की अपनी तरफ एक जाइंट बीस्ट को आता देख वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसने देखा कि एक काले रंग की चीज फुल स्पीड में जाकर एक ही बार में उसका हाथ काट देती है। ये इग्रिस था जिसने सही सलामत लड़की को बचा लिया था। और इससे पहले कि जाइंट कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, उससे पहले ही हमारा आयरन ऊपर से अपना गंडास लेकर आता है और उसके सिर में दे मारता है और बुरी तरह से चिल्लाकर अपनी जीत की खुशी मनाता है। तो इग्रिस उसको धमकाता है कि अबे गधे, ये क्या कर रहा है, दिखता नहीं बच्ची डर रही है। ये सुनकर आयरन बच्ची की तरफ एक स्माइल करता है और इग्रिस उसको प्यार दिखाता है, जबकि दूर खड़ा जिनू उनकी ये हरकतें देख ही रहा था कि वही सोल्जर जिनू के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तो जिनू उसको थम्स अप करके कहता है कि वो एक बहादुर सोल्जर है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बूढ़े कपल को बचा रहा था। तभी जिनू जिनी को बुलाता है और सोल्जर को सेफ जगह पर छोड़ आने की बात बोलता है और वहां सफाई करने का ऑर्डर देता है। जिनी उसको लेकर चला जाता है तो जिनू को लगता है कि अब असली काम करने का टाइम आ गया है। इसके बाद जिनू उस मरे पड़े जाइंट बीस्ट के पास जाता है और कहता है इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 11। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।